अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो लैब थर्ड लैब हमारी ऑनलाइन है उसमें प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करना और उसके लिए क्या क्या चीज़ें पहले तैयार होनी चाहिए जिसको लेके हम प्रोग्रामिंग में जाते हैं, ताकि प्रोग्रामिंग में वो एफर्ट ना करनी पड़े कि किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है तो स्टार्ट कहाँ से करना है, फिर उसको किस तरह लेके चलना है और एंड तक कैसे चलना है। ये सारी जितनी कन्फ्यूजन होती है एक कोड में कि हर पूरे सिस्टम को एक ही कोड में कैसे रखना है और उसको कैसे चलाना है, ये आज थोड़ा सा स्टडी करेंगे। अभी तक हमने जितनी चीज़ें देखी हैं उसमें सेंसर से हम डाटा ले चुके हैं, हम मैकेनिकल डिज़ाइन कर चुके हैं। सेंसर से डाटा के बाद हम आर्डिनो में उसको नॉइज़ फिल्टर करने के बाद भी आर्डिनो में आ चुके हैं। पीआईडी कंट्रोल अप्लाई कर चुके हैं कि कैसे करना है। कंट्रोल डायग्राम देख चुके हैं, कंट्रोल डायग्राम भी हम इसमें थोड़ी सी देख लेंगे। मैं इसका कंटेंट बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले हम कंट्रोल डायग्राम देखेंगे, देन हम देखेंगे कि उस कंट्रोल डायग्राम से कैसे हम स्टेट डायग्राम बनाते हैं। स्टेट डायग्राम बनाने के बाद हर स्टेट की कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिन पे कुछ डिसीजन मेकिंग की जाती है या फिर उस पे प्रोग्राम का रन होना होता है उस स्टेट वैल्यूज़ पे। वो वैल्यूज़ किसी पिन पे सेंसर की हो सकती हैं, वो वैल्यूज़ किसी पावर से आने वाली किसी सिग्नल की हो सकती हैं, किसी आउटपुट की हो सकती हैं। उन सारों पे डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यूज़ क्या हैं। इन्हीं वैल्यूज़ से फिर हम देखते हैं कि हम किस तरह का कंट्रोलर यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ से हमें पता लगता है कि हमें वैल्यूज़ कितनी चाहिए होंगी, कितने बिट्स में हम वर्क कर रहे होंगे, कितने बिट्स की प्रोसेसिंग हमें चाहिए होगी, और उसके बाद हमें किस कंट्रोलर के लिए जाना चाहिए जो कि सूट करे हमारी रिक्वायरमेंट्स को। तो यहाँ तक स्टेट डायग्राम के बाद हमें क्लियर हो जाता है कि उस स्टेट्स पे हमें कितनी वैल्यूज़ का डाटा चाहिए होगा, कितनी देर में हमें स्विच करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर होने के बाद हम एक कंट्रोलर सेलेक्ट करते हैं। उस कंट्रोलर पे वर्क करने के लिए जो प्रोग्रामिंग की बारी आती है, ये सारी चीज़ें इस प्रोग्रामिंग की ही बेस है। जब तक ये चीज़ें नहीं बनेंगी मेरे हिसाब से प्रोग्रामिंग उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितना एफिशिएंट उसको होना चाहिए। इन स्टेट डायग्राम्स पे और कंट्रोल डायग्राम्स पे ही डिपेंड करके हम अपना एक प्रोग्राम बना रहे होंगे। उसकी कुछ एग्जांपल भी देख लेंगे। कंट्रोल टेक्निक्स में डिफरेंट किस्म के आ जाते हैं प्रोग्राम फ्लो जिसकी तरफ हम बढ़ते हैं कि कंट्रोल टेक्निक्स में लो लेवल कंट्रोल, हाई लेवल की डिफ्रेंशिएशन करनी है या वन लेवल कंट्रोल रखना है या कोई लेवल लेना भी है या नहीं लेना, डिपेंड ऑन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, हमारा डिज़ाइन कैसा है, हमारी वर्किंग कैसी है, ऑब्वियसली उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरह आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं या एमएसटी का काफ़ी एक्सटेंसिव आपका प्रोजेक्ट है, काफ़ी वर्सटाइल है, तो उसके लिए ये चीज़ें मेरे ख्याल से ज़रूरी हैं कि आपको करनी चाहिए। और इसके करने के बाद आपको शायद प्रोग्रामिंग इतनी हार्ड रहे भी ना कि आपको सोचना पड़े कि अब मैंने यहाँ इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है या पीआईडी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, अलग अलग से आपको प्रोग्राम में चेंजेस करनी पड़े। तो थोड़ा यहीं से आपको क्लियर होता जाएगा कि प्रोग्राम को बनाना कैसे। इस क्लैरिटी के बाद ही प्रोग्राम ज़्यादा अच्छे एफिशिएंट तरीके से बन सकता है। तो इस कंट्रोल डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल डायग्राम हमने पहले भी देखी है कि उसके लिए हम जो चीज़ें ले रहे होते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ है कि हम उसकी इनपुट्स को डिफाइन कर देते हैं कि इनपुट्स हैं क्या। इनपुट्स हमारे सिस्टम की विंड हो सकती है, डायरेक्शन हो सकती है, स्पीड हो सकती है, किसी भी किस्म की जो इनपुट है, जो स्टिमुलस जिससे हम कोई सेंसर को वैल्यू देने के बाद उस सेंसर की वैल्यू को आगे डिसीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो हमारी इनपुट है। उस इनपुट को जहन में रखते हुए कि वो पोजीशन है या वो स्पीड है या वो किस टाइप की इनपुट है, किस यूनिट्स में आएगी, कितनी आएगी, उस इनपुट को देखते हुए फिर आगे चलते हैं कि आउटपुट हमारे पास क्या होंगी। इनपुट्स तो देख लिया कि हमारे पास डायरेक्शन आ रही है, हमारे पास स्पीड आ रही है। अब हमने आउटपुट किस चीज़ को देनी है, क्या कराना है। आउटपुट हमने रोबोट के केस में रोबोट मूव कराना है, जो बैरियर्स बना रहे हैं उनके केस में बैरियर्स को एक्चुएट कराना है। तो मेन चीज़ जो मैं समराइज कर सकता हूँ वो एक्चुएशन है। यानी आप हर चीज़ में एक्चुएशन ज़रूर करा रहे होते हैं। एक्चुअली ऑप्टिकल जो आउटपुट होती है, फॉर एग्जांपल लाइट की सूरत में है, तो वो भी एक्चुएशन है, ऑप्टिकल सेंस में एक्चुएशन है। साउंड जो है वो वॉइस की एक्चुएशन है। लेकिन एक्चुएशन चलिए हम मैकेनिकल रख लेते हैं कि किसी एक्चुएटर को एक्चुएट कराना हो, मूव कराना हो, या फिर किसी मोटर को मूव कराना हो, उसको हम एक्चुएशन रख लेते हैं। कहीं आप जो वाटर सप्लाई है, जिनका फायर ब्रिगेड सिस्टम जो बना रहे हैं, फायर अलार्म सिस्टम और ब्रिगेड सिस्टम, उनके लिए एक्चुएशन में
जो नोजल्स होंगी उनको जो सप्लाई जा रही होगी पंप के थ्रू या मोटर के थ्रू जिसके भी है उनके हिसाब से वो एक्चुएशन होगी। रोबोटिक आर्म में जो रोबोटिक आर्म की मूवमेंट है उनके हिसाब से वो एक्चुएशन होगी। तो इस हिसाब से कि आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है, किस फॉर्म में हमें आउटपुट चाहिए, हमें स्पीड चाहिए एक्चुएशन में, हमें क्या चीज़ चाहिए, वो चीज़ हम यहाँ से देख लेते हैं। इसके बाद हम मैप करते हैं इनपुट और आउटपुट को आपस में। इन आउटपुट्स को मैप करने के बाद मैप करने का यही मकसद है कि हमें पता लग जाएगा कि किस इनपुट पे क्या आउटपुट चेंज हो रही होगी। इस इनपुट की बेस पे कि क्या आउटपुट चेंज हो रही है, इस बेस पे हम फैसला करते हैं कि हम कंट्रोल डायग्राम में किसको किधर फिट कर रहे होंगे। इसी में हम फीडबैक भी सिलेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि पहले पढ़ा है कि हमारे पास एक रेफरेंस इनपुट आ रही है जो कि कोई स्पीड हो सकती है। आउटपुट जो एक्चुएशन है, एक्चुएशन में भी हमें स्पीड ही चाहिए। तो एक्चुएशन की स्पीड, आउटपुट स्पीड और मेरी जो इनपुट स्पीड आ रही है जो मुझे चाहिए, जो मुझे रेफरेंस चाहिए, और जो इनपुट आ रहा है स्पीड के लिए वो इनकोडर आ रहा है, इन तीनों को मिला के मैंने एक रेफरेंस इनपुट भी बनानी है और एक फीडबैक भी बनानी है। फीडबैक किस तरह बनेगी? फॉर एग्जांपल मेरे पास स्पीड जो है वो रेफरेंस इनपुट है कि इतनी स्पीड होनी चाहिए। किसी चीज़ पे डिसीजन लिया है और डिसीजन के बाद पता लगा कि यहाँ पे इस केस में इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। उस 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को अचीव करने के लिए मुझे कोई फीडबैक चाहिए होगी। ओपन लूप सिस्टम में तो सिर्फ आप वैल्यू देंगे मोटर को कि वो इतनी आरपीएम पे चले तो वो इतनी स्पीड दे देगी, लेकिन उस आरपीएम, उस पीडब्ल्यूएम देने के लिए जो फिनोमिना आप यूज़ कर रहे होते हैं उसमें एक चीज़ होती है जो फीडबैक जो आप इनकोडर्स से ले रहे होते हैं। इनकोडर्स से फीडबैक लेने के बाद आप जब सिस्टम को वैल्यू देते हैं तो क्लोज लूप में वो इंश्योर करता है कि वो 2 मीटर पर सेकेंड पे ही चल रही हो। रेफरेंस इनपुट 2 मीटर पर सेकेंड होगी, आउटपुट हमारी जो चाहिए, जो एक्चुएशन है मोटर की, वो भी एक स्पीड ही है 2 मीटर पर सेकेंड। वो 2 मीटर पर सेकेंड नहीं होगी जो हमारी आउटपुट स्पीड है, वो चेंज हो रही होगी। फॉर एग्जांपल अभी 0 थी, 0 से बढ़ के 1 फिर 2, ये चेंज हो रही है। रेफरेंस इनपुट तो 2 ही है। तो जो इनका जो आउटपुट हमारी लगी हुई है उस पर इनकोडर लगा होगा, वो हमें एक वैल्यू दे रहा होगा स्पीड की फॉर्म में। उस स्पीड को हमने रेफरेंस से माइनस करके देखना है कि कितनी रह गई और उसको कंट्रोलर में देना है। फिर कंट्रोलर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अभी हम जो इसकी जो एक शक्ल जो हमने पहले कंट्रोल डायग्राम में बनाई थी वो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल शो कर देता हूँ कि किस तरह से की जा सकती है। फिर इसमें कैस्केडिंग इस तरह हो सकती है कि नेस्टेड लूप जिस तरह आप प्रोग्रामिंग में बनाते हैं, इस तरह कंट्रोल सिस्टम में आप नेस्टिंग कर सकते हैं। नेस्टिंग किस तरह कर सकते हैं कि एक चीज़ जो कि किसी एक्चुएशन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, हो सकता है वो वेलोसिटी पीछे किसी पोजीशन पे डिपेंड कर रही हो, कि मैंने एक जगह जाके अपने रोबोट को रोकना है, तो मैं अगर 10 मीटर्स के फासले पे हूँ तो एक स्पीड होनी चाहिए, 5 मीटर के फासले पे हूँ तो दूसरी स्पीड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने रोकना है और स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता स्लो करना है तो 5 मीटर दूर हूँ तो 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगी, 10 मीटर दूर हूँ तो 2 मीटर पर सेकेंड थी, 0.5 मीटर दूर हूँ या 2 मीटर दूर हूँ तो 0.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी या 0.25, तो इस तरह डिक्रीज होती जाएगी। तो इस केस में स्पीड पोजीशन पे डिपेंड कर रही है कि रोबोट की पोजीशन क्या है, वो कहाँ पहुँचा है और अब उसको किस स्पीड पे वर्क करना चाहिए। यही सिनेरियो हम यहाँ लेके उसकी कंट्रोल डायग्राम देख लेते हैं। इसमें ये पोजीशन रेफरेंस दी गई है। पोजीशन रेफरेंस यहाँ से बता रही है कि आपने कहाँ तक पहुँचना है। फॉर एग्जांपल मैंने 10 पोजीशन पे पहुँचना है, 10x है और 10y है, 10 कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, वहाँ पे मैंने पहुँचना है पोजीशन रेफरेंस से। और पोजीशन एरर जो आएगा वो जो मेरी मेजर्ड पोजीशन होगी जो आउटपुट पे ले रहा हूँ उसको फीडबैक अगर मैं पोजीशन रेफरेंस में करूँगा, ये यहाँ पे मेरी इनपुट आ रही है पोजीशन रेफरेंस की, और इधर जो मेरे पास आउटपुट आ रही है राइट साइड पे, यहाँ से एक्सटर्नल पोजीशन क्लोज लूप सिस्टम मेजरिंग जो मेजर्ड पोजीशन है वो रेफरेंस से माइनस करके एरर दे रहा है। फॉर एग्जांपल रेफरेंस है 10 और यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0, तो मेरे पास जो एरर जनरेट हो रहा होगा 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10। अब कंट्रोलर को पता है कि उसने 10 पोजीशन मूव करना है, तो वो जैसे ही 10 पोजीशन मूव करने लगेगा, यहाँ पे जब 1 होगा तो मेजर्ड पोजीशन 9 हो जाएगी, सॉरी 1 हो जाएगी। पोजीशन रेफरेंस मेरे पास 10 आ रहा है, 10 माइनस 9 पोजीशन एरर, 10 माइनस 1 पोजीशन एरर 9 आ गया। इस तरह ये डिक्रीज होते होते 0 पे आ जाएगी, और 0 का मतलब है कि कंट्रोलर ने अब कोई स्पीड नहीं देनी। फिर दोबारा कर लेते हैं इसे कि पोजीशन रेफरेंस जब एरर दे रहा था 10 का,
तो कंट्रोलर एक स्पीड जनरेट कर रहा था कि अभी तक हम 10 दूर हैं तो स्पीड हाई होनी चाहिए। उसके बाद जब पोजीशन एरर कम होता गया 9, 8, 7, 6, 5, 4, तो स्पीड उसी हिसाब से किसी कंट्रोलर के थ्रू लो होती गई कि जैसे जैसे करीब पहुंचते जा रहे हैं स्पीड लो होती जाए। इस पे आप ये भी कर सकते हैं कि 5 से कम जब रह जाए एरर तब स्पीड लो होना शुरू हो, 5 तक वही रहे, 2 जब आ जाए तब लो होना शुरू हो, डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन और आपकी कैलकुलेशंस जिस तरीके से आप अच्छा कर सकते हैं उसको कर लें। तो यहाँ से ये क्लियर होना चाहिए कि सॉरी, यहाँ से इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पे कंट्रोलर में पोजीशन की एक वैल्यू आ रही है, वो स्पीड आउटपुट कर रहा है जिस स्पीड पे वो चलना चाहिए। सेम केस जो हम पोजीशन के साथ कर रहे हैं, अब वही हम इंटर लूप जो इंटरनल लूप है हमारी उसमें स्पीड के साथ करेंगे। यानी कि यहाँ से मुझे कोई स्पीड आ रही है, ये मेरा सिस्टम है, ये कंट्रोलर लगा हुआ है, इस सिस्टम की कोई स्पीड आ रही है राइट साइड पे, स्पीड मेजर्ड स्पीड मेरे पास जा रही है इस रेफरेंस में, यहाँ से स्पीड रेफरेंस निकल रही है पोजीशन की बेस पे। तो ये कैस्केडिंग या नेस्टेड जो हमारे पास कंट्रोल लूप बन गई है, इस स्पीड रेफरेंस पे फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड या 2 मीटर पर सेकंड हमने रखी थी, वही रख लेते हैं, 2 मीटर पर सेकंड आ रही है, स्पीड एरर अभी 2 है क्योंकि रोबोट रखा हुआ है, स्टेशनरी है, 0 है। जैसे ही यहाँ से कोई वैल्यू आएगी 1 की, तो ये स्पीड रेफरेंस स्पीड एरर को कम करना शुरू कर देगा। इस कम करने की वजह से कंट्रोलर 2 जो आउटपुट दे रहा होगा वो स्पीड की वैल्यू कम दे रहा होगा उस सिस्टम को। तो जितनी PWM उसको पहले 0 स्पीड पे मिल रही थी, अब अगर 5 मीटर पर सेकंड 0.5 मीटर पर सेकंड पे, तो अब उसको PWM कम मिलना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे वो अपनी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड पे पहुंच जाएगा, उसकी जो PWM जो इनपुट जा रही है वो कम होती जाएगी। इस तरह से ये दोनों कंट्रोल डायग्राम वर्क कर रही होंगी। ये हमने पहले भी किया है, इस पर ज़्यादा टाइम लगाने से बेहतर है अगली चीज़ हम स्टेट डायग्राम पे चलते हैं। स्टेट डायग्राम में जो हमें सबसे पहले देनी है वो है मेजर स्टेट्स जो हमने डिफाइन करनी है। मेजर स्टेट्स क्या हो सकती हैं हमारी सिस्टम की, यानी कि आप अपना जो एक ग्रुप क्लीनिंग रोबोट बना रहा है वो अपना रोबोट में क्या स्टेट्स रख सकता है। अगर जो मेजर स्टेट्स की बात करें तो क्लीनिंग स्टेट हो सकती है, एक स्टेट में वो क्लीन कर रहा होगा और एक स्टेट में वो क्लीन किए बगैर वापस आ रहा होगा। तो एक क्लीनिंग स्टेट हो गई, एक रिटर्निंग स्टेट हो गई। जैसे ही मैंने पावर स्विच ऑन किया, उसको गो का सिग्नल दिया, वो यहाँ पे क्लीनिंग स्टेट में आ गया। क्लीनिंग स्टेट में जब तक रहेगा जब तक वो परफॉर्म करता रहेगा, वाइल परफॉर्मिंग इट विल बी इन क्लीनिंग स्टेट। क्लीनिंग स्टेट जब सक्सेसफुल हो जाएगी, यानी कि आपने टेबल पे रखा है, टेबल पे रखने के बाद वो अपनी क्लीनिंग कंप्लीट कर चुका है, सक्सेसफुल होगी। जैसे ही सक्सेसफुल होगी वो अपनी रिटर्निंग स्टेट में आ जाएगा, और रिटर्निंग स्टेट में आने के बाद जब तक वो होम पे रिटर्न नहीं हो जाता वो उसी जगह रहेगा, और जैसे ही वो होम पे रिटर्न होगा स्विच को हम ऑफ कर देंगे, और जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे इसका मतलब है वो होम पोजीशन पे आ गया। तो ये सिंपल सा कंट्रोल हमने स्टेट का देख लिया कि स्टेट डायग्राम ये हो सकती है। इसी से अगर मैं अपना कोड बनाना चाहूँ तो एक कोड मेरा बनेगा क्लीनिंग का, और एक कोड मेरा जो एक फंक्शन बनेगा क्लीनिंग का, और एक फंक्शन मेरा बनेगा रिटर्निंग का। तो जैसे ही पावर ऑन होगी हम एक चेक लगा सकते हैं कि जैसे ही पावर ऑन होके हमें सिग्नल आया है, उस इंटरप्ट पे या उस टॉगल पे उस पिन की ऑर्डिनो की हम यहाँ पे क्लीनिंग में चले जाएंगे। अब इस क्लीनिंग के अंदर अपना सिस्टम होगा कि वो क्या चीज़ें सेंस करके क्लीनिंग कर रहा है, वो हम ऊपर कंट्रोल डायग्राम से देख चुके हैं कि किस बेस पे वो अपनी स्पीड को, पोजीशन को जिस तरह भी कंट्रोल कर रहा होगा। टेबल के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है, उन कॉर्नर्स के दरमियान जो पोजीशन चेंज हो रही है उसके बेस पे आपने स्पीड चेंज करनी है, ये इस क्लीनिंग स्टेट में हो रहा होगा। जैसे ही क्लीनिंग स्टेट कंप्लीट होगी आपका सेंसर वैल्यू देगा, क्लीनिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, वो उसको रिटर्न स्टेट में ले आएगा। रिटर्न स्टेट में आके जब तक वो होम पे नहीं पहुंच जाता, फिर आपकी पोजीशन चेक हो रही होगी, स्पीड चेक हो रही होगी, और वो जब तक आपकी उस पोजीशन तक नहीं पहुंच जाता होम तक, तब तक वो इसी लूप में रहेगा, यानी कि वो रिटर्न फंक्शन में ही रहेगा। अब स्टेट मैपिंग जो हमने इसकी की है कि सीक्वेंस है एक सिस्टम का, उसके हिसाब से हमने मैपिंग कर ली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्विच ऑन हुआ, वो क्लीनिंग स्टेट में आया, उसके बाद वो यहाँ चला गया सक्सेसफुल हो गया, रिटर्निंग स्टेट में आया, रिटर्निंग स्टेट में होम पोजीशन में आ गया। अगर आप इसको वापस दोबारा चलाना चाहते हैं आप कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट नहीं करना चाहते आप ऑफ करके दोबारा किसी और जगह ले जाना चाहते हैं आप ऑफ कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग
कि आप अपने सिस्टम को किस तरह से, किस सीक्वेंस से चलाना चाह रहे हैं, आप स्टेट की मैपिंग कर लेते हैं। तो आपने जो माइक्रो सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम पढ़ा है उसमें फाइनाइट स्टेट मशीन्स, ये स्टेट मशीन्स आपने ज़रूर पढ़ी होंगी। ये स्टेट्स उसी तरह डिफाइन करके और इससे प्रोग्रामिंग की जाए तो काफ़ी ईजी हो जाता है। अच्छा, इन स्टेट्स को जितना ज़्यादा आप इंक्रीज़ करते जाएंगे उतना आपको फ़ायदा होता जाएगा। अब इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इग्नोर की हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ये नहीं देखा कि पावर ऑन हुई है या नहीं हुई। जैसी पावर ऑन हुई है मैंने एक स्टेट में उसको डाल दिया। पावर ऑन की स्टेट मैंने नहीं रखी। मैं ये भी कर सकता था कि पावर स्विच ऑन हुआ है तो एक स्टेट में आ जाता, पावर ऑन, पावर चली गई है रोबोट को, लेकिन अभी मैंने सिग्नल नहीं दिया कि क्लीन करो। तो पहले पावर दे के मैंने देख लिया, अच्छा सब कुछ ठीक है, पावर आ रही है हर जगह पे, कुछ लाइट्स ऑन करा के देख लिया, तो उसने गो बटन दबा दिया और अब रोबोट चलना शुरू हो गया और वो क्लीनिंग स्टेट में आ गया। अब मैंने इसमें ये भी नहीं देखा कि जब क्लीन कर रहा हो तो कोई एरर आ सकता है, मैंने ये इधर नहीं देखा। मैंने सिर्फ देखा है वाइल परफॉर्मिंग, बस ये होता है। मैंने ये नहीं देखा कि वो गलत डायरेक्शन में चला जाए, वो टेबल से नीचे गिर सकता है, नहीं गिर सकता, कोई दरमियान में चीज़ आ जाए जिससे वो टकरा जाए। यहाँ पे मैंने कोई ऐसी स्टेट डिफाइन नहीं की। एज्यूम कर लें कि इसी में वो सब कुछ था, तो इसके अंदर आपको फिर या तो अलग स्टेट्स डिफाइन करनी पड़ेंगी, या अगर एक में करेंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा गलतियाँ करेगा। यही चीज़ें देखेंगे कि इसको प्रोग्राम फ्लो में लेके कैसे चलना है। तो इसमें और स्टेट्स जितनी ज़्यादा आप इंक्लूड कर सकते हैं, जो काम की हैं वो करें। तो अब हम उसकी देखते हैं कि हम इसमें अगर स्टेट्स इंक्लूड कर दें जो अभी मैंने बात की है, तो फिर वो कैसी डायग्राम बने। अब मैंने इसमें नंबर ऑफ सिस्टम्स स्टेट्स बढ़ा दी हैं। मैं पिछली स्लाइड पे वापस जाके बताता हूँ कि जिस तरह मैंने क्लीनिंग की बात की है, इसी तरह पिक प्लेस को रोबोट है, वो पिकिंग के लिए जाता है तो एक और सिनेरियो है, प्लेसिंग के लिए जब प्लेस करके वापस आता है तो एक और सिनेरियो है। तो एक जगह से पिक करना, फिर दूसरी जगह प्लेस करना, फिर रिटर्न करना, ये 3 स्टेट्स उसकी मेजर स्टेट्स हैं। उसके बाद अगर उसने प्लेस किसी सेंसर कलर को सेंस करने के लिए करना है, जिस तरह के आप NERC में देखते हैं, तो उसने उस कलर को देखना है, उस कलर को देख के उसने सेंस करके और फिर देखना है कि उसने प्लेस कहाँ करना है। तो ये सारी स्टेट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। इस सीक्वेंस के हिसाब से हम इन स्टेट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, मैप करते हैं। यहाँ पे पावर ऑन स्टेट, पावर ऑफ स्टेट, पावर ऑन होने के बाद एक स्टेशनरी स्टेट में डाल सकता हूँ, रनिंग स्टेट यानी कि क्लीनिंग स्टेट आ सकती है, उसकी वापस होने की स्टेट आ सकती है, पिक एंड प्लेस में सिर्फ रनिंग स्टेट आ सकती है, पिक एंड प्लेस में गोइंग टू द टारगेट आ सकती है, रिटर्न फ्रॉम द टारगेट आ सकती है। तो ये डिफरेंट आप अपनी प्रोग्राम में डिफरेंट मशीन्स, डिफरेंट स्टेट्स बना सकते हैं। अगर मैं यही 4 चीज़ें रखूँ कि मेरे पास पावर ऑन हुई, फिर मेरे पास स्टेशनरी स्टेट आ गई, उसके बाद मैंने उसको रन किया, रन में वो गोइंग टू द टारगेट आया, रिटर्न फ्रॉम द टारगेट आया और मैंने पावर ऑफ कर दी, क्या ये आसान नहीं हो जाएगा इन स्टेट्स के बताने के बाद कि मेरे प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा होगा? अगर मैं प्रोग्राम की एक मेन फाइल बनाऊं और उसमें सिर्फ 5 फंक्शन लिख दूं। अभी मैंने फंक्शंस के अंदर ना पिन डिफाइन किए हैं, ना मैंने कुछ और किया। मैं हाई लेवल से नीचे की तरफ आ रहा हूँ और मैं कंट्रोल को डिज़ाइन, कोड को डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैंने पावर ऑन की, पावर ऑन का एक मैंने कोड में एक फंक्शन डाल दिया पावर ऑन, सिंपल एक पावर ऑन लिखा, पावर ऑन हो जाएगा। वो पावर ऑन कैसे करानी है, वो पावर ऑन के फंक्शन में कहीं जो जहाँ कॉल हो रहा है वहाँ पे देखेंगे। तो मेन कोड में पहले पावर ऑन कराई, उसके बाद हम स्टेशनरी स्टेट पे आ गए। स्टेशनरी स्टेट को हमने रन करा दिया, उसमें जो चीज़ें उसने चेक करनी है या रुकना है या कोई चीज़ें अपनी, फॉर एग्जांपल किसी ने अगर ये देखना हो पिक एंड प्लेस में कि उसका फोर्क जो लिफ्टर है उसका वो लिफ्टिंग मैकेनिज्म अपनी पोजीशन पे होना चाहिए, तो स्टेशनरी स्टेट में वो ये चेक कर रहा होगा कि उसकी सारी चीज़ें अपनी इनिशियल स्टेट पे हैं या नहीं है। फिर वो रनिंग स्टेट में आएगा, रनिंग स्टेट में आने के लिए वो देखेगा इनकोडर्स उसके 0 हैं, सारी चीज़ें अपनी इनिशियल पोजीशन पे हैं। उसके बाद वो टारगेट पे जाना शुरू हो जाएगा। फिर टारगेट पे पहुंचने के बाद एक स्टेट आएगी कि उसके बाद उसको रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एक मैंने पावर ऑन के फंक्शन का नाम लिख दिया, स्टेशनरी स्टेट ब्रैकेट करके और उसका नाम लिख दिया, रनिंग स्टेट लिख दिया। ये मैंने 5 फंक्शंस लिखे और मेरा एक जो मेन कोड है वो यही होगा कि इन स्टेट्स पे चल रहा है। अब इस स्टेट के अंदर क्या हो रहा है वो हमने अलग देखना है। तो इससे आपकी जो कन्फ्यूजन है कि हमने कहाँ से, जो कुछ लोग कहते हैं कि प्रोग्रामिंग में ये कन्फ्यूजन आ जाती है कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है या फिर किस चीज़ को पहले करना है, तो आप पहले अपना फ्लो यहाँ से सीधा कर लें। स्टेट डायग्राम को डायरेक्ट आप कोड में, मेन कोड में इम्प्लीमेंट कर दें, उसके बाद अंदर क्या होना है वो अलग कर लें। तो हम इसको देख लेते हैं कि इसको करते कैसे हैं, किस तरीके से, कौन से लेवल पे पहले काम करते हैं फिर किस पे करते हैं। तो ये आगे जाके देखते हैं। स्टेट डायग्राम हमारे यहाँ तक इसका काम कंप्लीट हो चुका है।
स्टेट डायग्राम की कुछ वैल्यूज़ हैं जिसकी बेस पे हम देखते हैं कि हमारे किस टाइप के सेंसर्स होने चाहिए, हमें किस टाइप का सिस्टम लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मैंने सबसे पहले स्टेट लिया पावर ऑन की। पावर ऑन करने के लिए डिफरेंट काम हो सकते हैं। पावर ऑन करने के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ कि सिंपल एक स्विच लगा दूँ, जैसे ही पावर ऑन हो वैल्यू 1 आए और वो सिस्टम ऑन हो जाए। या फिर मैं ये भी लगा सकता हूँ, मैं पहले से कहता रहा हूँ कि सिस्टम को ज़रूर इतना सिक्योर रखते हैं कि पावर वाला जो भी हमारा मॉड्यूल है वो ख़राब भी हो जाए, कोई भी गलत वैल्यू भी दे, तो हमारी बाकी जो पूरा सिस्टम है, सेंसिंग सिस्टम जितना भी सिस्टम है, वो बचा रहे। तो अगर मैं पावर मॉड्यूल को और बाकी पूरे रोबोट को एक रिले से कंट्रोल कर लेता हूँ, रिले छोटी नहीं होती है तो उसके आपको डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट वोल्टेजेस, डिफरेंट करंट्स मिल जाते हैं। अगर मैंने 40 एम्पेयर टोटल मेरा पावर कंज्यूम होती है, उसका करंट 40 एम्पेयर है, मैंने 40 एम्पेयर कर लिया, 40 एम्पेयर के मैंने एक रिले लगा दी कि जैसे ही वो पावर ऑन होगा रिले एक ऑन हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि मेरे पास रिले आएगी, उस रिले की आउटपुट किस तरह की होती है, वो मैंने आर्डिनो की कितनी पिन्स चाहिए होंगी वो मैं जस्टिफिकेशन में लिख सकता हूँ कि इतनी पिन्स यहाँ पे चाहिए होंगी। आप एक्सेल की शीट इसी तरह बनाते रहें, अपनी स्टेट्स बनाते रहें। स्टेट्स के अंदर जो चीज़ें हैं, जब स्टेट्स ज़्यादा होंगी, ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी, तो ज़्यादा आपके पास जस्टिफिकेशंस और पिन नंबर्स होंगी। इसी तरह पावर ऑफ में भी रिले आएगी, गोइंग टूवर्ड्स टारगेट और रिटर्निंग फ्रॉम द टारगेट, उसमें आपको कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। अब कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या आपको सेंसर्स चाहिए, क्या आपको अपने कंट्रोलर में क्या चीज़ चाहिए, ये आप सारी चीज़ें यहाँ से देखेंगे और इसकी बेस पे आप देखेंगे कि आपको सेंसर इसके लिए कौन सा सिलेक्ट करना है। फिर वही बात आ जाएगी कि सेंसर्स देखेंगे कौन सा सेलेक्ट करना है, उस सेंसर की वैल्यूज़ किस तरह की आती हैं, किस तरह की कितनी पिन्स चाहिए होंगी। यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ पिन्स लिखते जाएं, उनको आखिर में ऐड कर लें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ पिन्स बन जाएंगी। डिजिटल अलग लिख लें, एनालॉग अलग लिख लें, ऊपर एक्सेल की शीट को सॉर्ट करके एंड पे आप उसके टोटल निकाल लें तो डिजिटल का अलग टोटल आ जाएगा, एनालॉग का अलग आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि कितनी आपने पिन्स वाला कंट्रोलर सेलेक्ट करना है। सेम यहाँ पे आप स्टेट से देख सकते हैं कि कितनी देर में एक स्टेट दूसरे स्टेट की तरफ जानी चाहिए, यानी कि अगर एरर स्टेट आ गई है तो कितनी देर में उसको अपने रिटर्न कर देना चाहिए अपनी सेफ स्टेट की तरफ, सेफ्टी की तरफ। वो एक जगह ऑपरेट कर रहा था, परफॉर्म जब तक कर रहा था इस पे था, जैसे ही एरर आया वो एरर स्टेट में आ जाए। अब इसको कितनी देर में एरर, आपका सिस्टम कितना क्रिटिकल है, उसको कितनी देर में एरर का पता चलना चाहिए और कितनी देर में उसको शिफ्ट करना चाहिए, ये आपके टाइम डिलेज आ जाते हैं। इसकी बेस पे आप देखते हैं कि कौन से कंट्रोलर आपको कितनी देर का टाइम डिले देते हैं और किस हिसाब से आप उसको लेके चलते हैं कि आपको डिले कम से कम आए और उसको आप बेहतरी के साथ कैटर कर सकें। इसी बेस पे आप अपना सीरियल अपनी सीरियल जो कम्युनिकेशन होती है उसका बॉड रेट भी इसी चीज़ों पे सेट कर रहे होते हैं कि आपको मैक्सिमम या मिनिमम बॉड रेट क्या चाहिए, उस पर कितना सेट कर सकते हैं। तो ये सारी स्टेट डायग्राम और स्टेट वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, अब हमारी स्टेट्स डिफाइन हो चुकी हैं, हमें उसकी वैल्यूज़ पता लग गई हैं, हमने कंट्रोलर यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया कौन सा है। अब आते हैं कि इस सारे जो हमने अभी तक डेवलप किया है इसको कोडिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उस कोडिंग के लिए जो प्रोग्राम फ्लो हमने रखा हुआ है, जो हमारी टेक्निक्स होंगी, कंट्रोल टेक्निक्स कह लें इसे, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स कह लें। असल में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यही है कि आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर किसी न किसी चीज़ को किसी तरीके से कंट्रोल ही कर रहे होते हैं। उस कंट्रोल करने की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो थोड़ी सी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सिंगल लेवल कंट्रोल के एक ही फाइल आप बनाएं और उसी फाइल में आप सब कुछ कर लें। पिन मैपिंग आप उसमें कर रहे हैं स्टार्ट में, उसी में आप फंक्शंस बना रहे हैं, उसी में आप सेंस कर रहे हैं, उसी में आप मोटर कंट्रोल कर रहे हैं, उसी में सब कुछ कर रहे हैं। तो इसका एडवांटेज तो ये है कि आपको सिर्फ एक फाइल एक्सेस करनी पड़ती है। जो भी आपको सर्च करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को आपने सर्च करना है किसी भी चीज़ को आपने सर्च करना है, आप उसी एक ही फाइल में कर सकते हैं। सारा डाटा आपके पास जितना भी सेंसर से आ रहा होता है, आपको डिफरेंट फाइल्स नहीं चलानी पड़ती, एक ही चलानी पड़ती है। लेकिन डिसएडवांटेजेस ये आ जाते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप हो जाता है, यानी उसी में आपने मोटर कंट्रोल भी रख दिया है, मोटर लेफ़्ट राइट भी उसी में चल रही है, बैकवर्ड सारी स्टेट्स भी उसी में चल रही हैं। तो उसमें मसले यही आते हैं, एक तो एरर कहाँ आएगा, किस वक्त किधर बग आएगा, आपने कहाँ पे एक चीज़ डिफ़ाइन की हुई है, वो ग्लोबल है या नहीं है, कुछ नहीं पता। और उसके बाद वो कहीं भी एरर दे सकती है और फिर वो आप पूरी फाइल में एरर देखते रहें, वो पूरी फाइल में एरर नहीं मिलता। तो अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो डिवीजन में ये होता है कि जिस प्रोग्राम पे
यानी कि मैंने बताया था कि मेन फाइल में आपने सिर्फ 4 या 5 जो स्टेट्स हैं सिर्फ वो रखनी है। तो अगर उसको मैं रन करता हूँ तो मुझे जिस लाइन पे एरर आएगा मैंने उस लाइन पे जाके फंक्शन देखना है, उस फंक्शन को जाके अलग से चलाना है और उसमें एरर देख लेना है। तो एक तो यहीं से एक ही फाइल से आपको पता लग गया इसका फायदा कि मैं एक जगह पे जाऊंगा और उस लाइन को पकड़ूंगा और उसमें से देख लूंगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। तो मुझे पूरा कोड नहीं देखना पड़ेगा कि किस लाइन पे आ रही थी, वो लाइन कहाँ से कनेक्टेड थी, क्योंकि एक प्रोग्राम अगर मैंने 5 किस्म के फंक्शंस रख दिए हैं और उस फंक्शन में गलती आ रही है, वो फंक्शन की जो फाइल है वो मैंने अलग बना दी है। मैं बता दूंगा अभी किस तरह से अलग फाइल बनाई जाती है। वो अलग मैंने फाइल बना दी है, तो वहाँ से उसको एक्सेस करके उसमें से एरर निकालना निस्बतन ज़्यादा आसान है कि आप एक ही फाइल में बार बार एरर ढूंढते रहें। हो सकता है वो एक चीज़ काफ़ी जगह पे लिखी हो और आपको काफ़ी जगह पे उसको रिपीटेटिवली देखना हो। तो फंक्शन बनाने में या फाइल बनाने में फ़ायदा यही होता है कि आपको सिर्फ एक दफ़ा चीज़ चेंज करनी पड़ती है, एरर भी एक ही जगह होता है और आपको मल्टीपल टाइम्स उस चीज़ को चेंज नहीं करना पड़ता। तो जो डिसएडवांटेज ये भी है कि रफ टेक्निक है, इसी तरह आपको डिफ़िकल्ट होता है कि आपको समझ नहीं आती कि मैंने शुरू कहाँ से करना है, मैंने फिर किस चीज़ पे आना है। और जब आप दोबारा कोड खोलते हैं, मैं भी आपको एग्जांपल दे दूंगा अपने 2 कोड्स का, जो 2 कोड्स मैंने बनाए हैं उसकी दोनों की एग्जांपल दे दूंगा कि पहले जो मैंने सिंगल लेवल कंट्रोल पे बनाया था जिसमें कोई हाई लेवल लो लेवल कुछ नहीं था, उसमें उसको देख के आपको एक फीलिंग आएगी कि इसको मैं कैसे पढूं, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से देखूँ। और फिर मैं आपको एक और कोड दिखा दूंगा जिसको देख के कुछ समझ आ जाती है कि अच्छा ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो आप उस एक कोड को 10 साल बाद भी खोलें, या R&D सेक्टर में होते हैं, बार बार अगर आपने उस पर वर्क करना हो तो आपको ये चीज़ें मसला नहीं करती कि मैंने इसी कोड को एक कोड को बार बार सही करना। तो तीसरी चीज़ ये, चौथी चीज़ कि इसको टेस्ट करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ ये टेस्ट करना है कि मेरी सेंसर्स जो है वो वैल्यूज सही दे रही है या नहीं दे रही। मुझे पूरा कोड चलाना पड़ेगा, पूरे कोड में सेंसर वाले पार्ट को टेस्ट करना, पूरे कोड में सेंसर वाले पार्ट को चेंज करना पड़ेगा और पूरे कोड को बार बार रन करना पड़ेगा, जो कि टाइम भी मेरा वेस्ट कर रहा होगा, ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम अपलोड होने में लेगा। इसलिए ये चीज़ें भी मैटर करती हैं कि आपकी टेस्टिंग जो है वो आप ऐसे करें कि आप सिर्फ उस चीज़ को छेड़े हों। फॉर एग्जांपल मैं सेंसर्स को बिल्कुल अलग कर देता हूँ, सेंसर की इंटरफेसिंग का ब्लॉक ही बिल्कुल डिफरेंट बना देता हूँ कोड, और बाद में मेन कोड में उसको कॉल करके ऑपरेट करा लेता हूँ कि भाई सेंसर की वैल्यू यहाँ से ले लो। तो सेंसर्स टेस्ट करने के लिए मुझे सिर्फ उस कोड को चलाना है और उसको देख लेना है कि मेरा ये मॉड्यूल ठीक काम कर रहा है। तो बेहतर है कि आप जितनी स्टेट्स बनाएं मॉड्यूल के हिसाब से उस मॉड्यूल का अलग अलग बनाएं कोड, ताकि आपको उसको टेस्ट करने में भी आसानी हो और जब उसको रन कर रहे हो तो आप उसको देख सकें कि मसला कहाँ आ रहा था और उस मसले को अलग से फिक्स करके आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें अपने मेन कोड में। तो ये मसाइल अगर सिंगल लेवल कंट्रोल में आते हैं, जो हमारे पास सोल्यूशन है वो क्या बचता है कि हम किस तरह से प्रोग्रामिंग करें कि हमारे पास ये मसाइल ना आए। जो हमारे पास मल्टी लेवल कंट्रोल होता है उसमें ये मसाइल काफ़ी कम हो जाते हैं। मैं मल्टी लेवल को इसी तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं 3 कोड बना लेता हूँ, लो लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और हाई लेवल। मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या होगा। हम एक फ्लो से जाएंगे, कहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर कहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। और फिर एक मेन कोड फाइल होनी चाहिए कि जिसको फॉलो करते हुए हम मेन कोड फाइल को फॉलो करते हुए हम सारे कंट्रोल्स को एक्सेस कर रहे हों और उसको एक्सेस करने के बाद हम सिस्टम को रन कर रहे हैं। तो मेन कोड फाइल आपकी हो गई जिसमें आपके तीनों कंट्रोल्स डिफाइन भी होंगे और रन भी हो रहे होंगे, और इन्हीं 3 कंट्रोल्स को आप अलग से रख देंगे, अलग अलग बना देंगे। तो फिर लो लेवल कंट्रोल, हाई लेवल कंट्रोल और इंटरमीडिएट लेवल कंट्रोल के सेपरेट लाइब्रेरीज बन जाएंगी जिसको आप अलग से बना देंगे और मेन कोड में आप उसको कॉल कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि बजाय इसके कि आप डिफरेंट फाइल्स बनाएं, आप एक फाइल में डिफरेंट फंक्शंस बना लें। यानी कि मैंने एक ही फाइल रखी है, मेन कोड फाइल ही एक फाइल है, उसमें मैंने 3 फंक्शंस बना लिए। अब वॉइड मेन में मेरे सिर्फ मेन कोड चलेगा, जो वॉइड मेन कोड होगा। बाकी लो लेवल कंट्रोल, हाई लेवल कंट्रोल, इंटरमीडिएट लेवल कंट्रोल, ये सारे फंक्शंस नीचे उस फाइल में कहीं ना कहीं डिफाइन होंगे। और जैसे ही लो लेवल कंट्रोल का एक जो आपका आएगा फंक्शन आएगा, आप उस लो लेवल कंट्रोल के अंदर 2 ब्रैकेट्स के अंदर अपना जितना लो लेवल कंट्रोल है वो वहाँ कर दें, इंटरमीडिएट लेवल अलग कर दें और हाई लेवल अलग कर दें। ये बिल्कुल छोटे लेवल पे जब आप इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके पास यही तरीका आता है कि आप एक ही फाइल में
इस सारे कंट्रोल को इम्प्लीमेंट कर दें। बेहतर ये है कि मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप डिफरेंट फाइल्स बना लें। बड़ा आसान सा तरीका है, मैं भी आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप फाइल्स बनाते हैं और उसको किस तरह से रन होता है, वो सारा तरीका मैं बता दूंगा। उससे ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। अगर आपको वो मुश्किल लगता है तो आप एक ही फाइल में इसको कंट्रोल्स को अलग इम्प्लीमेंट कर लें, तो आपकी कोडिंग बेहतर हो जाएगी। जो मसाइल, जो बग्स वगैरह और जो डिफ़िकल्टीज आती हैं वो इंशाल्लाह इससे काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएंगी। मल्टी लेवल कंट्रोल को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमेशा आपको सिर्फ यही 3 लेवल नहीं चाहिए होते। आपकी डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन पे। हो सकता है कहीं आपको मॉडबस वगैरह की इंटरफेस इतना ज़्यादा चाहिए हो कि आपको उसके लिए प्रॉपर अलग ब्लॉक बनाना पड़ जाए। R&D सेक्टर में अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपकी ये स्किल बड़ी मैटर करती है कि आप इस कंट्रोल को कहीं भी किसी मॉड्यूल को सेपरेटली वर्क करके और फिर टेस्टिंग करना, ये एक अच्छी टेक्निक है जो आपकी इंडस्ट्री में भी देखी जाती है कि ये आपकी अगर डायरेक्शन शुरू से ही हो तो आगे आपको फ़ायदा होता है कि आपको कहीं भी जाके ये चीज़ सीखनी नहीं पड़ती, और जब आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह इंटरव्यू के किए जाते हैं तो इसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है। अभी भी अगर आप FIP वगैरह को इस तरीके से लेके चलेंगे तो आपको कोड बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो अगर मैंने ज़्यादा लेवल्स करने, मेरा हाई थोड़ा सिस्टम है तो मैं उसको देख लेता हूँ कि मेरे 5 लेवल्स आ जाते हैं। 5 लेवल्स में एक लो लेवल कंट्रोल आ गया जिसमें फीडबैक आ रही है, डैम्पिंग हो रही है, स्टेबलाइजेशन, लीनराइजेशन, यानी कि मैंने जो पहले कंट्रोल्स अप्लाई करने थे उनकी सिंपल कैलकुलेशंस मैंने लो लेवल कंट्रोल में रख दी। हाई लेवल में मैंने आके एडवांस फीडबैक कंट्रोल स्ट्रेटजीज, यानी कि मैंने और ज़्यादा फीडबैक्स ली, उन पर कंट्रोल लगाया, उन फीडबैक्स पे कंट्रोल लगा के फिर आगे कैसे उस पर वर्क करना है हाई लेवल में बता दिया। फिर सुपरवाइज कर लिया कि एक कोड सिर्फ इन सारों को सुपरवाइज कर रहा होगा कि कहाँ पे किस ब्लॉक को इम्प्लीमेंट करना है, जो कि हमारा मेन कोड कर रहा था। फिर हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगी कि किसी कोड की या किसी चीज़ की ऑप्टिमाइजेशन करनी हो तो बजाय इसकी मैं एक ही कोड में उसको बार बार इक्वेशंस लगा के ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ क्या करूँ कि मेरे पास एक वैल्यू आ रही है तो मैंने उसको फिल्टर भी करना है। आप ऑप्टिमाइजेशन को अपने केस में फिल्टराइजेशन में ले लें कि मेरे पास जैसे ही सेंसर की वैल्यू आई मैंने उस पर कोई डिसीजन लेना है, उस डिसीजन लेने से पहले मैंने उसको फिल्टर करना है। तो बजाय इसके कि मैं एक ही फाइल में उसको बार बार फिल्टर करने के लिए एक इक्वेशन लगा रहा हूँ, उसके बाद फिल्टर बना के इक्वेशन लगा के उसके फिल्टराइज करके उसका रिजल्ट फॉर्म करके फाइंड करके फिर दे रहा हूँ, तो इससे बेहतर ये है कि मैं उसका एक अलग से फंक्शन बना दूँ। उस फंक्शन को वो कॉल करे, यानी कि सेंस किया, नीचे उस फंक्शन को कॉल किया कि मुझे इसको फिल्टराइज करके दो। जैसे ही फंक्शन कॉल किया एक लाइन का फंक्शन लिखा और अगली लाइन पे आके उसकी फिल्टराइज्ड वैल्यू को आपने ले लिया। उसके बाद जनरल प्रोसेस जो आपका हो रहा होता है कि किस तरीके से किसको कब, जो हमारी मेन फाइल थी उसी के ऊपर जनरल प्रोसेस आ जाता है कि मेन फाइल कब ऑपरेट होगी और स्टेडी स्टेट में कब रहेगी। ये बड़े लेवल पे होता है, इसका शायद यहाँ पे आपको इतना फ़ायदा ना हो। ये एक छोटी सी डायग्राम है जिसमें कम्युनिकेशन इंटरफेस एक जगह पे हो रहा है, मल्टी कंट्रोल फंक्शंस एक जगह पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इंटरफेस मैकेनिज्म्स अलग जगह पे हो रहे हैं, और यहाँ पे नॉलेज बेस आपकी जितनी चीज़ थी डिज़ाइन वगैरह वो एक जगह पे हो रही है। तो जब आप सिस्टम डिज़ाइन करने लगते हैं कंट्रोल, ये कोडिंग में सारी चीज़ें नहीं आएंगी, आपको जाहिर है यहाँ पे कुछ ना कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी जब आप ये चीज़ें सेट करेंगे। इससे आपकी इंटरफेस मैकेनिज्म के साथ जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, इसके दरमियान कम्युनिकेशन होगी, आप इसको अलग बना लें, कम्युनिकेशन को, इस इंटरफेस को आप अलग बना लें और उसके दरमियान कम्युनिकेशन करा दें। इसी तरह कंट्रोल्स को अलग बना लें। मैंने भी बताया कि या तो सिर्फ कंट्रोल्स होंगे या इंटरफेसिंग बड़े लेवल पे आ जाएगी तो वो भी इंक्लूड हो जाएगी। तो इसी को आप नीचे अपने कंट्रोल डायग्राम के साथ मैच कर सकते हैं कि कौन सी किस चीज़ के साथ लिंक करती है और फिर मुझे वैल्यू कहाँ से, फॉर एग्जांपल एक्चुएटर्स की वैल्यू है वो हो सकता है मुझे मल्टीपल फंक्शंस के हाई लेवल या सुपरवाइज्ड से मिल रही हो, तो मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, इस प्रोसेस को मैं कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे नॉलेज बेस पे, सेंसर्स को मैं कनेक्ट कर दूंगा इंटरमीडिएट लेवल या लो लेवल पे। तो इस तरह की चीज़ें करने से आपको पता लग जाता है कि आपके कंट्रोल डायग्राम से आपने कोड पे कैसे शिफ्ट होना है। अब हम मेन चीज़ पे आ जाते हैं कि कोडिंग हमने करनी है तो सबसे पहले हमें मेन जो फाइल हमने बनाई थी कि मेन प्लेटफॉर्म पे हमने क्या करना है, हमारा सिस्टम है क्या, हमने उसको पिक एंड प्लेस करना है, हमने रोबोटिक आर्म मूव करना है, हमने कलर सेंस करना है, हमने क्या करना है। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि 5 चीज़ें आपने सिंपल 5 लाइनों में फंक्शंस की फॉर्म में लिख देनी है। पावर ऑन, स्टेडी स्टेट या स्टेशनरी स्टेट,
रनिंग स्टेट, रिटर्निंग स्टेट, पावर ऑफ। ये 6 लाइंस आपकी मेन कोड में होनी चाहिए कि आपने ये अप्लाई करना है और आपका कोड चले। अब पावर ऑन के अंदर क्या करना है, पावर ऑफ के अंदर क्या करना है, स्टेशनरी के अंदर क्या करना है, ये सारा एक हाई लेवल कंट्रोल आ जाएगा। हाई लेवल कंट्रोल्स में हमारे मेजर ऑपरेशंस होंगे। मेजर ऑपरेशंस कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेन फाइल में एक था पावर ऑन करना है, ये एक ऑपरेशन था, क्लीनिंग करनी थी, ये एक ऑपरेशन था, या प्लेस करना था किसी बॉक्स को, वो एक ऑपरेशन था, उसको रिट्रीव करना था, वो एक ऑपरेशन था। ये सारे मेजर ऑपरेशंस, यानी कि क्लीनिंग स्टेट, रिटर्निंग स्टेट, ये 2 मेरे पास मेजर ऑपरेशन थे क्लीनिंग रोबोट में। NERC में हो जाएगा कि कलर सेंस करना है और एक जगह पे प्लेस करना है और रिट्रीव करना है, ये 3 हो जाएंगे मेजर ऑपरेशंस। इन 3 मेजर ऑपरेशंस को अप्लाई करने के लिए, इसको फ्लो में लाने के लिए हमें कुछ फंक्शंस कॉल करने पड़ेंगे। उस फंक्शंस में मैं हो सकता है केस स्टेटमेंट लगा दूं कि अगर मेन कोड से मुझे कहा जाए कि आप इस चीज़ को काम करो 1 पे, मैं केस स्टेटमेंट लगा के केस को 1 रख देता हूँ कि 1 जैसे ही प्रेस होगा मैंने ये काम करना है। उस प्रेस करने को मैं किसी और बेस पे भी ले जा सकता हूँ कि सेंसर जब ये आउटपुट दे रहा हो तो ये काम करना है। तो यहाँ से मेन फाइल से सिर्फ मैं डिसीजन करके कि कब क्या करना है, मैं हाई लेवल कंट्रोल में आ जाता हूँ कि भाई ये ऑपरेशन मेरा इम्प्लीमेंट कर दो। अब ये यहाँ पे तो हाई लेवल में ये आ गया कि मेरे पास क्या ऑपरेशंस हैं, यानी कि अगर मैंने क्लीनिंग करनी है या मैंने रिटर्न करना है तो क्लीनिंग में मेरे पास क्या क्या मसाइल आ सकते हैं या क्या मेरा प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे तो मेरे ये मेजर ऑपरेशंस आ जाएंगे। इसके बाद मेरे पास इंटरमीडिएट लेवल आता है जहाँ पे मैं और चीज़ें सेट कर रहा होता हूँ, यानी कि मैंने हाई लेवल में कहीं भी ये बात नहीं की कि मैंने किस बेस पे कोई फैसला करना है। मैंने ऑपरेशंस में केस स्टेटमेंट लगा के ऑपरेशन तो चला दिया, लेकिन वो ऑपरेशन अब कैसे चलेगा, उस ऑपरेशन के अंदर कुछ फंक्शंस कॉल हो रहे होंगे। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे 5 लाइन में बात खत्म की है, मैं उन 5 लाइनों को 10, 15, 20 करते करते 50, 100 तक यहाँ पे आके ख़त्म करूँगा, यानी कि मैक्सिमम लाइंस मेरी इस लेवल में यहाँ इंटरमीडिएट और लो लेवल तक आ जाएंगी। यहाँ पे मेरे सिंपल थे पावर ऑन, पावर ऑफ, क्लीनिंग, रिटर्निंग और ये सिस्टम थे, एरर स्टेट, ये स्टेट्स थी। यहाँ पे आके वो ज़रा ज़्यादा हो गई कि यहाँ पे आके उसने क्लीनिंग में कहा कि केस 1 में आ जाए, क्लीनिंग करे। क्लीनिंग के अंदर आके उसने बताया कि पहले वो सेंसर्स की वैल्यू कैलकुलेट करे। अब सेंसर्स की वैल्यू जितनी भी है, इफ़ दिस सेंसर इज इक्वल टू दिस, इसमें इसके अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए हाई लेवल में। अब वो इफ़ के बाद जो सेंसर की वैल्यू आ रही है वो कहाँ से कर रहा होगा, उसके ऊपर सिर्फ एक लाइन, फिर से एक लाइन के इजाफा के सेंसर्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर दो। ये कोड सेंसर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इंटरमीडिएट लेवल में आ जाएगा। इसी तरह कुछ भी करना है, यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन करनी है, वो कैलकुलेशन हाई लेवल में कभी भी नहीं होगी। हाई लेवल में सिर्फ मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि अगर क्लीनिंग करनी है तो तुमने किन किन बातों का ख्याल रखना है, अगर तुमने इस लोकेशन पे पहुंचना है तो उनमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, तुमने अपने सेंसर्स चेक करने हैं, रोबोट ने अपनी पोजीशन चेक करनी है, अपनी पोजीशन चेक करनी है, इफ़ पोजीशन ये है तो ये कर दो, इफ़ पोजीशन ये है तो ये कर दो। तो यहाँ पे मैंने उसका सारा हाई लेवल कंट्रोल इम्प्लीमेंट कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल में इसका सेंसर्स की वैल्यू लेके, अब सेंसर्स की वैल्यू किस पिन पे आ रही हैं, किस तरीके से आ रही हैं, वो मैं यहाँ फिर से डिस्कस नहीं कर रहा। मैंने सिर्फ कहा है कि सेंसर्स की वैल्यूज़ लो। सेंसर्स की वैल्यूज़ लेने के लिए वो फिर अपने लो लेवल में जाएगा। यहाँ से सेंसर की वैल्यू लिया और उस पर एक डिसीजन कर लिया कि सेंसर को फिल्टर करके मैंने एक डिसीजन कर लिया कि सेंसर की ये वैल्यू बनती है, उस वैल्यू को यहाँ से कॉल हो गई, यहाँ यूज़ हो रही है। इसी तरह जो डिजायर्ड ऑपरेशंस हैं, उन ऑपरेशन में मोटर को रन करना है, मोटर को लेफ्ट चलाना है। फॉर एग्जांपल क्लीनिंग में आ जाते हैं मेजर ऑपरेशन में। मेजर ऑपरेशन में आके उसने किसको कॉल करना है, यानी कि अगर स्ट्रेट चलना है तो उसने राइट मोटर को भी स्ट्रेट चलाना है, लेफ्ट मोटर को भी स्ट्रेट चलाना है। तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा मोटर, राइट मोटर स्ट्रेट, लेफ्ट मोटर स्ट्रेट। उसके बाद जैसे ही जब राइट मोड़ना है तो उसने राइट टर्न पे लिख दिया कि राइट मोटर बैकवर्ड, लेफ्ट मोटर फॉरवर्ड, तो राइट टर्न हो जाएगा। अब वो फॉरवर्ड बैकवर्ड जो जा रहा है वो किस बेस पे जा रहा है, किस कोड के थ्रू जा रहा है, वो फंक्शन वो यहाँ इंटरमीडिएट लेवल में सारे डिफाइन हुए हैं कि जैसे ही यहाँ से इसको कॉल हुआ फंक्शन को कि आपने जाना है अपने मोटर को चलाना है, तो यहाँ आया, इसने मोटर्स को रन कर दिया कि मोटर की
वैल्यूज़, यानी कि फॉरवर्ड चल रही थी तो फॉरवर्ड में आया और इसने बता दिया कि दोनों पिन पे इतनी वोल्टेज होनी चाहिए, यानी कि PWM होनी चाहिए, और सीरियल इनपुट और आउटपुट जितनी हम इंटरफेसिंग चाहिए वो हम इंटरमीडिएट लेवल में कर रहे होते हैं। डिसीजन मेकिंग जो यहाँ पे ऑपरेशंस की हो रही होती है, जो सेंसर्स की हो रही होती है, वो हम इंटरमीडिएट लेवल में कर रहे होते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे मैंने मोटर की मिसाल दी थी कि एज एन एग्जांपल कि हम मोटर को राइट या लेफ्ट अगर रोबोट को चलाना है तो किस मोटर को फॉरवर्ड और किस मोटर को बैकवर्ड चला रहे होंगे। अब यहाँ पे हमने बता दिया कि इस मोटर को राइट फीडबैक इतनी दे दो, राइट PWM इतनी दे दो, लेफ्ट PWM इतनी दे दो, तो ये राइट पे टर्न हो जाएगा। अब वो PWM किस पिन पे देनी है, ये फंक्शन यहाँ लो लेवल में हुआ, यानी कि लो लेवल में मैंने कॉन्फ़िगरेशन बनाई हुई है कि जैसे ही मुझे कहा जाएगा कि राइट मोटर पे फॉरवर्ड PWM दे दो, तो वो PWM पे यहाँ पे मैंने दे दी। उस PWM को मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है कि वो किस पिन से मैप कर रही है, तो वो यहाँ पे आके आपके उस पिन को मैप करने के बाद यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू यहाँ पे शो करा देगी। पिन मैपिंग, जितनी पिन मैप करनी है, कौन सा आपने राइट सेंसर रखना है, लेफ्ट सेंसर रखना है, वो आप सारी सेटिंग यहाँ कर रहे होते हैं। सीरियल सेटिंग आप यहाँ कर रहे होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आप कर रहे होते हैं। जो मेजर गलती मेरे ख्याल से प्रोग्राम बनाते हुए करते हैं वो ये करते हैं कि हम स्टार्ट यहाँ से लेते हैं, हम करते हैं अगर सिंगल लेवल बनाए या जैसा भी बनाए, हम स्टार्ट करते हैं पिन मैपिंग से, फिर हम फंक्शंस बनाते हैं, फिर हम मोटर को ऑपरेट करते हैं, फिर उन मोटर्स को कहीं और ऑपरेशंस के केस में डालते हैं, और फिर हम मेन पे आते हैं कि अच्छा हमारा ये कोड बन गया है। मेन पे अक्सर आते भी नहीं है, यहीं तक रखते हैं कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की और यहीं पे ख़त्म कर लिया। इसमें मसाइल वही मेरे हिसाब से बड़ा डिफिकल्ट है कि मैं पहले ये फैसला करूँ कि मेरे किस पिन पे क्या कनेक्ट है, और फिर मैं ये फैसला करूँ कि मेरा प्रोग्राम कैसे चलेगा। तो मेरा ख्याल से पहले प्रोग्राम चलना चाहिए, फिर जब मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा मोटर को रन करना है, मैंने यहाँ पे जाना है क्लीनिंग में, क्लीनिंग के लिए मैंने दोनों मोटर्स को फॉरवर्ड रन करना है, दोनों मोटर्स को फॉरवर्ड रन करने के लिए मैंने दोनों को फॉरवर्ड फीड देनी है, दोनों को फॉरवर्ड फीड देने के लिए मैंने इस पिन पे ये वैल्यू देनी है। अब यहाँ पे मुझे पता लगेगा कि मुझे कितनी पिन्स चाहिए और वो मैं लो लेवल में इम्प्लीमेंट करता रहूँगा। तो पहले पिन्स को डिफाइन करने में मेरे हिसाब से उतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वापस आपको पिन्स दोबारा डिफाइन करने पे आना पड़ता है, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अब हम सिंगल लेवल की भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और मल्टी लेवल की भी देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपको यहाँ से मैंने देखे, यहाँ पे मोटर को भी पिन नंबर दिया हुआ है। मैंने मोटर लेफ्ट फीडबैक के लिए, राइट फीडबैक के लिए, लेफ्ट मोटर, राइट मोटर, बैक, फॉरवर्ड, मैंने हर चीज़ की पिन मैपिंग यहाँ पे की हुई है। यहाँ पे मैंने डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स भी डिफाइन कराए हुए हैं, उसकी टाइप्स भी बताई हुई हैं, लेकिन इसको देख के आपको ये नहीं पता लगेगा कि मेन कोड कहाँ पे है। यानी कि आप वॉइड में भी आ जाएं, अब ये वॉइड इज़ राइट है, ये कहाँ पे चल रहा होगा, यहाँ पे आपको मेन चीज़ ढूंढने में कि आपने काम क्या किया था, और जिसको आप चेक कराते हैं या कहीं फॉरवर्ड भी करते हैं कोड, तो उसको ढूंढने में बेशक आपने कमेंटिंग की हुई हो, काफ़ी टाइम लगेगा कि मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने एक्चुअल में कोड कहाँ से स्टार्ट किया था, मेरा एक्चुअल वर्क कहाँ हो रहा था। यहाँ पे मैंने सारा सेटअप भी किया हुआ है, मैंने इसी एक ही कोड में सेटअप भी किया है, मैंने एक ही कोड में इसको लूप भी लगाई है, वॉइड मेन कोड भी लिखा है। यहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहीं पे इसकी सारी मैथमेटिक्स भी इधर कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने सीरियल इनपुट आउटपुट भी मैं इधर ही दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको जो कोड को चलाना है सीरियल प्रिंट के बाद, वो भी मैं सारा यहीं कर रहा हूँ। इससे जो मैं रिसीव करेक्टर जो सीरियल इनपुट ले रहा हूँ वो भी मैं यहीं से ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं जितनी भी अपनी कैलकुलेशंस करूँगा वो भी इधर ही करूँगा। यानी कि मैं यहाँ पे यहीं पे मैं डिसीजन मेकिंग भी कर रहा हूँ। यानी कि अगर लेफ़्ट वाला सेंसर मेरा इतने से कम है तो वो अपनी इस अपने फंक्शन में आ जाएगा, इस लूप में आ जाएगा। उस लूप के बाद एनालॉग राइट जो करना है वो भी मैं इधर ही कर रहा हूँ, इंटरप्ट भी इधर कर रहा हूँ। तो यहाँ से सीक्वेंस आपको शायद, मेरा कोड है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैंने किस चीज़ को पहले करना है, और ये राइजिंग मैंने कहाँ पे रखी थी, क्यों रखी थी, मुझे कुछ नहीं पता। कमेंटिंग के लिहाज से भी इफ़ इट्स अ 1 टर्न LED ऑन, मुझे अभी भी याद नहीं है कि ये 1 क्यों आएगा, कहाँ पे जाएगा, ये पीछे क्या कोड, हाई लेवल में क्या कोड चल रहा था, मैं फॉरवर्ड जा रहा था, मैं बैकवर्ड आ रहा था, मुझे यहाँ से कुछ नहीं पता। और यहीं पे ये देखें, यहाँ इसी कोड में आते आते मैंने एक कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ, यहीं पे मैं इसको लूप लगा, तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है कि आप सारे मैथमेटिक्स भी एक ही जगह कर रहे हो और उसी मैथमेटिक्स के बीच में आप डिसीजन मेकिंग भी कर रहे हो, तो वो काफ़ी
काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और इसको बनाने में भी मुझे काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि यहाँ पे ये देख लें कि इस जगह पे मैं आया तो मुझे पता लगेगा कि मेरी काफ़ी सारी चीज़ें तो इनिशियलाइज ही नहीं हुई थी। तो बजाय इसके कि मैं ऊपर जाता इनिशियलाइज करता, मैंने कोडिंग करते हुए यहीं पे इनिशियलाइज किए। इसके बाद जब मैंने इसको चलाया, एरर दिया, फिर मैंने एक एक एरर को देखा, उसके बाद वापस ऊपर गया, नीचे UTAO जितना था वो मैंने फिर यहाँ पे डिफ़ाइन किया, इंटीजर में कहाँ डिफ़ाइन करना है यहाँ पे डिफ़ाइन किया, किसको कितनी वैल्यू देनी है वो फिर यहाँ दी। तो ये चीज़ें जो आप सारी बाद में कर रहे होते हैं, अगर आप इनको, मैं इसी चीज़ को डिवाइड कर लूँ तो ये काफ़ी सारा बेहतर मेरा कोड वर्क करेगा। मैं अब आपको दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ कि जिसमें इसी तरह का कोई कोड जो कि इसी तरह वो काम कर रहा था, वो किस तरह से अपनी चीज़ों को डिफरेंट लेवल ऑफ कंट्रोल्स में किस तरीके से लेके चलता है। ये मेरे पास बिल्कुल मेन फाइल है जिससे मैंने कहा था कि हमने स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैंने देख लिया, मैंने सिर्फ क्या किया, अपने जो पिन मैपिंग थी, मैंने जो कॉन्स्टेंट्स डिफाइन किए थे, मैंने जो कॉन्फ़िगरेशंस की थी, मैंने जो लो लेवल बनाया था, मैंने जो हाई लेवल बनाया था, और मैंने अपना मोटर कंट्रोल, जितना भी मैंने इंटरमीडिएट लेवल बनाया था, जितने भी मैंने चीज़ें थी, और ग्लोबल वेरिएबल्स भी हालांकि मैंने अलग रखे हैं, वो आप एक फंक्शन में करा सकते हैं, लेकिन मैंने वो भी ग्लोबल वेरिएबल्स भी यहाँ पे अलग रखे हुए हैं कि अब मैंने कहीं पे मुझे कोई मसला आ रहा होगा तो मुझे इस कोड में कहीं मसला नहीं आएगा, मुझे उस वैल्यू जब मैं इसको चलाऊंगा तो मुझे एरर इस ग्लोबल वेरिएबल की किसी कोड में आ रहा होगा। काफ़ी इजी हो जाएगा मुझे बग्स रिमूव करना, और मैंने कोई भी चीज़ इनिशियलाइज करानी है तो मुझे पता है मैंने ग्लोबल वेरिएबल्स पे जाना है और मैंने वहाँ जाके अपनी चीज़ को वेरीफाई कर लेना है। मैं ग्लोबल वेरिएबल्स सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले इसकी बात हुई है तो ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे मैंने सारे ग्लोबल वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया है, जितनी भी मैंने मोटर डायरेक्शन रखनी थी, जितनी भी मैंने आरपीएम देनी थी, ये ग्लोबल जो कि हर फंक्शन में मैं कहीं भी यूज़ करूँ इस नाम से तो वो ऑपरेट हो जाए, वो मैंने यहाँ रख दिया। तो ये बड़ी आसानी मेरे हिसाब से हो गई है कि मैंने एक ही कोड में बता दिया कि मेरे पास ग्लोबल वेरिएबल्स क्या हैं, बजाय इसके कि मैं डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स कहीं ग्लोबल बनाता, कहीं मैं उसको डिफाइन करता, कहीं कुछ और बनाता, तो मैंने अलग से फाइल बना दी उसकी। इसी तरह से मैंने लो लेवल कंट्रोल बनाया, हाई लेवल बनाया, इंटरमीडिएट लेवल बनाया, अलग अलग बना लिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे मोटर कंट्रोल अलग मैं कॉल कर रहा हूँ, इसको अलग चल रहा होगा। यहाँ पे मैंने लो लेवल कंट्रोल के अंदर फंक्शंस बनाए हुए हैं जो कि इन लाइब्रेरीज को या इन फंक्शंस को कॉल कर रहे होंगे। अब यहाँ पे सेटअप में मैंने क्या किया, सेटअप में मैंने सिंपल जो कन्फिगर करना था SSR को, फॉर एग्जांपल मेरी कोई रिले लगी हुई थी, मैंने उसको सबसे पहले उसको कन्फिगर करना था। तो यहाँ पे बजाय इसके कि मैं उसका पूरा कोड लिखता, अब मैं दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा कि अगर उस कोड को आप यहाँ लिखते तो आपको कितनी मुश्किल आती कि अगर मैं इसको अलग कन्फिगर इधर ही कर रहा होता, इसको भी मैं इधर ही कन्फिगर कर रहा होता, इसको भी मैं इधर ही कन्फिगर कर रहा होता। मैं आपको कन्फिगरेशन का अलग से कोड दिखाता हूँ, फिर आप देखिएगा कि इसको कैसे यहाँ पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे कन्फिगर SR बनाया हुआ है जिसको मैंने इधर कन्फिगर SR को कॉल किया था। यहाँ से कन्फिगर SR मैंने कॉल किया, इसकी मैंने लाइब्रेरी बनाई हुई थी, ये यहाँ पे आगे कन्फिगर SR में आया और इसके अंदर उसने सिर्फ क्या किया है कि पिन मोड को आउटपुट बना दिया। इसी तरह मैंने यहाँ पे गो स्विच में या किसी पंप कंट्रोलर में आया, इस पंप कंट्रोलर का मैंने कन्फिग्रेशन में यहाँ पे मैंने पंप कंट्रोलर बना दिया, इस पंप कंट्रोलर को मैंने यहाँ पे कन्फिगर कर दिया। अभी देखें ये पंप कंट्रोलर को मैं यही चार लाइनें अगर मैं उधर लिख रहा होता तो मैं किसी को इनपुट बनाना है, किसको आउटपुट बनाना है, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती कि मैंने किसको कन्फिगर, इनकोडर्स में किसको कन्फिगर करना है, किसको डिजिटल पिन। अब ये हर चीज़ डिफरेंट है, मैंने जिसको कन्फिगर करना है मैं अपने तरीके से डिफरेंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अब मेरे सेंसर जो हैं वो 4 नहीं है, देखिए यहाँ पे मैंने कन्फिगर किया सेंसर्स को, जितने मेरे सेंसर्स थे मैंने उनको कहा कन्फिगर कर दो। उन कन्फिग्रेशन पे अगर मैंने फॉर एग्जांपल अब सेंसर्स बढ़ाने हैं तो अब तरीका क्या होता कि मैं यहाँ पे सेंसर्स को एंटर कर करके सेंसर को बढ़ा रहा होता, जो कि बिल्कुल वेग तरीका है कि आप इसको इस तरह से बढ़ाएंगे, कहीं भी कोई गलती हो सकती है, शायद उस नाम से कोई और बना हो, शायद वो यहाँ पे सही तरह डिफाइन ना हो सकता हो। तो अब मैंने यहाँ पे आके इसको क्या किया कि इन सेंसर्स के अंदर आया, मैंने यहाँ 4 सेंसर लगाए हुए हैं, मैं यहाँ पे एंटर करके 5, 6, 10 जितने भी सेंसर लगाऊं, हाई लेवल में क्या हो रहा है, सिर्फ मेरे सेंसर्स कन्फिगर हो रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मेरे हर चीज़ खुद ब खुद उतने कन्फिगर कर लेगा। इसी तरह से बाकी इनकोडर, मोटर, जितनी भी चीज़ें वो यहीं से कन्फिगर हो रही हैं। उसके बाद कन्फिग्रेशन के बाद मेरा क्या हो रहा है
कॉन्फ़िगरेशन के बाद यहाँ पे पावर ऑन स्टेट आ जाती है। अब इसी तरह मैंने किसी मोड में पावर ऑन स्टेट को डिफाइन कराया होगा, किसी भी स्टेट में, हाई लेवल में कराया हुआ है या लो लेवल में कराया हुआ है, कहीं भी कराया होगा। अब मैंने नीचे आके इस जो वॉइड लूप है मेरी, उसमें आके मैंने सिंपल क्या किया कि नॉर्मल ऑपरेशन का लिख दिया कि मेरा जो रोबोट है वो नॉर्मल ऑपरेशन में है, सिंपल। अब मैंने यहाँ पे नीचे आके क्या लिखा, अगर तो ऑपरेशनल एरर ट्रू है तो मेरे पास क्लीनिंग ऑपरेशन को चला दो, अगर मेरे पास ऑपरेशनल एरर ट्रू है तो रिटर्निंग बैक के लिए तो वो चला दो, अगर मेरे पास ये ट्रू है पावर ऑफ स्टेट कर दो, अगर मेरे पास ये अभी भी ट्रू है तो ये स्टेट चला दो। तो ये मैंने सिर्फ अपने रोबोट को बताया है कि अगर एरर जो मेरे पास आ रहा है, ये कोड बना होगा जिसमें ये एरर को चेक कर रहा होगा और वो ट्रू रिटर्न कर रहा होगा। तो मैंने ये सिर्फ चेक किया कि अगर मेरे पास ये एरर नहीं आ रहा तो मेरे पास क्लीनिंग ऑपरेशन चलता रहे, और अगर तो ऑपरेशन में एरर आ रहा है तो ऑपरेशनल एरर वाइल कॉलिंग क्लीन ऑपरेशन, यानी कि जैसे ही मैंने क्लीनिंग ऑपरेशन कॉल किया एरर आ गया, तो मैं यहाँ पे आके देख लूँगा अच्छा मेरा मसला जो आ रहा है वो क्लीनिंग ऑपरेशन में आ रहा है, मैं यहाँ से अपना लेवल खोलूँगा, उस क्लीनिंग ऑपरेशन में जाऊँगा, मैं वहाँ पे उसको ठीक कर लूँगा। इसी तरह मैंने यहाँ पे रिटर्निंग बैक लगा दिया और पावर ऑफ स्टेट लगा दिया। अब आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने वही 5 स्टेप जो आपको बताए थे, ये एक इंडस्ट्रियल कोड है, इस इंडस्ट्रियल कोड में भी वही 5 स्टेप क्या है, पावर ऑन किया, पावर ऑन करने के बाद मैंने पावर ऑन स्टेट यहाँ पे लगा दी क्योंकि वो हर हाल में होनी है, उस पर तो मैंने इफ एंड एल्स कोई कंडीशन नहीं लगानी। मैंने वॉइड लूप में सिर्फ नॉर्मल ऑपरेशन लगाया। अब देखें मैंने वॉइड लूप में भी इन सारी चीज़ों को डिफाइन नहीं किया, उसकी वजह यह है कि वॉइड लूप में शायद मैंने और भी कोई काम कराना होता कि मैं लूप में आके नॉर्मल ऑपरेशन चलाना है, फिर मैंने शायद कोई और ऑपरेशन भी चलाना होता, हो सकता है मेरे डिफरेंट टास्क होते। तो मैंने नॉर्मल ऑपरेशन चलाया, नॉर्मल ऑपरेशन मेरा ये है। अगर मैंने कोई ऑपरेशन ऐड करना है तो मुझे इस कोड को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं यहाँ पे सिंपल आके नया ऑपरेशन ऐड करूँगा और उसको मैं चला लूँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल ऑपरेशन यहाँ से आसानी से चल जाएगा कि यहाँ से हर चीज़ आपको यहाँ से क्लियर है कि अच्छा पहले पावर ऑन स्टेट हो रही थी, फिर मेरे पास ये ऑपरेशन आ रहा है, फिर मेरे पास रिटर्निंग बैक का आ रहा है और मेरे पास फिर पावर ऑफ स्टेट आ जाती है। तो ये सिंपल सा आपको देखते ही पता लग जाता है कि कोड किस तरह से वर्क कर रहा है। अब आपको देखना है कि क्लीनिंग ऑपरेशन किस तरह चल रहा है, नॉर्मल ऑपरेशन किस तरह चल रहा है, तो आप उसके कोड्स में चले जाते हैं। अच्छा मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर ये क्लीनिंग ऑपरेशन में आ जाएगा तो ये नॉर्मल ऑपरेशन क्लीनिंग ऑपरेशन में जैसे ही आएगा तो ये हाई लेवल को एक्सेस कर देता है। हाई लेवल में मैंने सिंपल क्या किया है कि मैंने यहाँ पे इसको कहा है, क्योंकि ये रोबोट को हम ऑपरेट करते थे, तो यहाँ पे मैंने सिंपल इसको कहा है कि यहाँ पे मुझे कुछ इनपुट्स दे दो जिन पे मैं कुछ डिपेंड करने के बाद मैं कुछ यहाँ पे चीज़ें चला लूँगा। तो पहले मैंने उसको कहा है कि अगर क्लीनिंग ऑपरेशन चलाना है तो ये प्रेस कर दो, अगर रिटर्न करना है तो ये प्रेस कर दो, ये करना है तो ये कर दो। तो मैंने उसको सिंपल बता दिया। अगर उसने ए प्रेस किया तो मैं यहाँ पे केस ए में आ गया, तो मैंने बताया कि इसकी स्विच स्टेट, यहाँ पे देखें ये स्विच स्टेट। अब यहाँ पे मैंने किसी चीज़ ऑन ऑफ नहीं करा रहा, मैंने ऑपरेशनल एरर बता दिया, मैंने यहाँ पे इसको स्विच स्टेट बता दिया और क्लीनिंग ऑपरेशन को रन कर दिया। अब देख लेते हैं कि ये क्लीनिंग ऑपरेशन कहाँ से रन कर रहा होगा। अब ये मेरा हाई लेवल की एक लाइब्रेरी मैंने बना ली है। लाइब्रेरी में मैंने क्या किया, सिंपल क्लीनिंग ऑपरेशन को डिफाइन किया हुआ है, जो कि मैं आपको बता रहा था क्लीनिंग ऑपरेशन। अब इस क्लीनिंग ऑपरेशन को यहाँ डिफाइन करने के बाद मैं फिर आ जाता हूँ कि मैंने इसको क्लीनिंग ऑपरेशन को कहाँ से चलाया। स्टार्ट में नॉर्मल ऑपरेशन था, नॉर्मल ऑपरेशन से मैं क्लीनिंग ऑपरेशन में आया। ये देख लें यहाँ से मैंने क्लीनिंग ऑपरेशन को किया। क्लीनिंग ऑपरेशन कहाँ कॉल हो रहा होगा, मैंने इसको यहाँ डिफाइन किया हुआ है क्लीनिंग ऑपरेशन को हाई लेवल कंट्रोल में। हाई लेवल कंट्रोल में मैंने क्लीनिंग ऑपरेशन को डिफाइन किया और यहाँ पे आके जैसे ही मैं क्लीनिंग ऑपरेशन में आया उसके बाद इसी में मैंने सारे अपने हाई लेवल, इसके बाद ये हमारे पास क्लीनिंग ऑपरेशन आ गया। यानी कि मैंने वहाँ से जो कॉल किया क्लीनिंग ऑपरेशन वो यहाँ पे आके अपनी कुछ चीज़ें इनिशियलाइज कराने के बाद वो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को चेक करता जाता है और स्टार्ट बताता जाता है स्टार्ट क्या। अब ये मैंने कहीं लो लेवल में या फिर इंटरमीडिएट लेवल में कराया होगा, तो यहाँ से फंक्शन इंटरमीडिएट लेवल को कॉल हो रहा है। तो अगर आप ये थोड़ी सी नेस्टिंग कर लें कि मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल मेरा कोड है उसमें मेरे पास
ये सारे कोड्स डिफाइन हुए थे, फंक्शंस डिफाइन हुए थे। उन सारे फंक्शंस को मैं दिखाता जाता हूँ कि ये यहाँ पे देखें, ये पावर ऑन का है, ये पावर ऑन स्टेट, और ये फिर आपके पास पावर ऑफ स्टेट आ गई। इसी तरह आपके पास ऑपरेशन रीसेट का आ गया, इसी तरह आपके पास क्लीनिंग ऑपरेशन आ गया, इसी तरह आपके पास रिटर्निंग बैक आ गया। अब ये यहाँ से समझाने का मकसद ये है कि आपको एक फाइल से, यहाँ पे क्लीनिंग ऑपरेशन से मैंने एक क्लीनिंग ऑपरेशन किसी जगह पे डिफाइन किया हुआ है, वो मैंने इस फाइल में डिफाइन किया हुआ है जिसका नाम है highlevel.h। इसमें मैंने इस फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, अब जब भी मैं इसका नाम लूँगा, ये वाला मैं इसको कॉल करूँगा तो इसकी लाइब्रेरी के तौर पे मैंने ये ऐड किया हुआ है, और उसकी फाइल में मैं जाके इसको जैसे भी चेंज करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने एक फाइल, न्यू फाइल बनाई ऑर्डिनो में आके, उसको नाम रखा highlevel.h, और हाई लेवल में मैंने क्या किया कि हाई लेवल में आके मैंने ये डिफरेंट जो जितने भी मैंने मेन में इस्तेमाल करने थे वो सारे मैंने ऑपरेशंस यहाँ लिख दिए। यहाँ लिखने के बाद मैंने एक और फाइल बनाई हाई लेवल के नाम से ही, जिस नाम से h फाइल बनाऊंगा उसी नाम से मैं cpp फाइल बना लूंगा। यानी कि highlevel.h में मैंने सिर्फ फंक्शन के नाम लिखे, highlevel.cpp में मैंने, ये देखें यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें वही डिफाइन की जिनको मैंने यूज़ करना था। लो लेवल के किसी फंक्शन को करना है तो इसी तरह हाई लेवल की तरह मैं लो लेवल का फंक्शन भी डिफाइन कर दूंगा उसकी लाइब्रेरी में, और यहाँ पे मैं उसको यूज़ करता जाऊँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, पावर ऑन स्टेट में मैं स्विच स्टेट कर रहा हूँ। तो आई होप अब जो थोड़े से मसाइल आपने मेरे इस कोड में भी देखे होंगे वो यही होंगे कि किसी चीज़ को मुझे सर्च करने के लिए भी जाना पड़ रहा है, उसकी वजह यही है कि याद नहीं रहा। लेकिन उस सर्च के लिए आप बड़ी आसान सी एक एक्सेल फाइल बना सकते हैं जिसमें आप बता दें कि आपने लो लेवल में क्या फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं, हाई लेवल में क्या किए हुए हैं, और इंटरमीडिएट लेवल में क्या किए हुए हैं, और उसको आप आराम से कंट्रोल F के बाद उसको आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स दिए कि किस तरीके से आपने जो आपका जिस लेवल का भी आपका कोड होता है उसको आपने किस तरीके से देखना है। इसके हिसाब से कोई क्वेश्चन हो तो लिख लीजिएगा, और कल जो हम इस पे जो ऑनलाइन सेशन लेंगे उसमें हम इन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।